तो अभी तक जो भी मैंने कंप्लीट कराया है वो सारा का सारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड था। आपका एग्ज़ाम में बार-बार आया गया था तो बस वही कंप्लीट कराया है। और अभी तक हम ये समझ लो कि जो भी दिल्ली सल्तनत है आपका, वो कंप्लीट करा चुके हैं। हम आपका एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास कंप्लीट करा चुके हैं और पूरा का पूरा कंप्लीट कराया है और इससे बाहर क्वेश्चन जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जो भी आप पढ़ लोगे ना इसको, तो ये समझ लो इसके बाहर एक सिंगल क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है? तो ये समझ लो अगर आपने ये पढ़ लिया तो लाइफ झींगा लाला, ऐसा कुछ समझ सकते हो। भाई का रिवीजन जो है ना वो ज़रूर करते रहना, क्योंकि रिवाइज़ के बस पे ही आपका सिलेक्शन तय है। मान के चलो आज आपने ये पढ़ लिया, ध्यान है, कल तक ध्यान है, परसों तक ध्यान है, लेकिन अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे, तो एक टाइम बाद आप इसको भूल जाओगे। फिर रिवाइज़ करने बैठोगे, तो फिर आपको वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप बार-बार वीडियो देखो और टाइम ख़राब करो अपना। एक बार वीडियो देखो, फिर रिवाइज़ करने में लग जाओ और उसके बाद आप दोबारा पलट के ना देखो इन पीडीएफ्स की तरफ, इस लेवल की आप प्रिपरेशन कर लो, ठीक है? तो रिवाइज़ करते रहना जो भी आप पढ़ रहे हो। आज है आपकी मुगल डायनेस्टी का मतलब पहला टॉपिक, जो कि बाबर का मैं कराने वाला हूँ और इसके बाहर भी आपका क्वेश्चन जाना बहुत ही मुश्किल है। और धीरे-धीरे करके से ये मुगल पूरा हम कंप्लीट करा देंगे और मुगल भी ऐसे कंप्लीट कराएँगे कि पेपर से बाहर तो जाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है? तो आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, आपका बाबर। और जो भी आपको करा दिया है अभी तक उसका रिवाइज़ करते रहना। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि रिवाइज़ करे बगैर ये वीडियो देखना आपके लिए एकदम से बेकार है, क्योंकि आप आज देख लोगे, आने वाले 2-3 दिनों के बाद आप भूल ही जाओगे। मैं बस यही कह के चल रहा हूँ कि जब भी आप उठो सुबह, तो सुबह उठने के ज़्यादा नहीं 15 मिनट अगर दे भी रहे हो, 15 से 20 मिनट भी दे रहे हो रिवीज़न करने के, तो भाई मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप मान के चलो एक टॉपिक डेली का रिवाइज़ कर रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है और आपको कोई हरा नहीं सकता एग्ज़ाम के अंदर, इतना मैं श्योर कर रहा हूँ। भाई का अगर मैं बात करूँ, तो मुगल सल्तनत मुगल काल के बारे में, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल ही आता है। ये जो है ना वो 1526 में बाबर आते हैं, बाबर के द्वारा स्थापना होती है मुगल वंश की, ठीक है? और समय कितने-कितने तक रहते हैं, 1526 से 1857 तक आपका रहता है। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ, तो आपका टोटल मुगल काल है ये 1526 से 1857 तक। भाई का बाबर तो ज़्यादा टिकते भी नहीं है, 1530 में इनकी डेथ हो जाती है। देखो क्या होता है, बीच में सूर्यवंश भी रहता है इसमें, मुगल काल में। और सूर्यवंश देखना आप कैसा रहता है, तोप का गोला फेंकता है तो उसी के पास गिर जाता है और फिर गोला उसकी तरफ देखता है, वो गोले की तरफ, फिर क्या है, फट जाता है खुशी में, तो वो भी फट जाता है। सूर्यवंश का जो शेरशाह सूरी होता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब चर्चित है और इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 वर्षों तक का शासन करता है, लेकिन जिस लेवल का शासन करता है ना, काबिल तारीफ़ है। आप ये समझ लो अगर आपको एक दिन का मैं प्राइम मिनिस्टर या फिर सीएम बना दूँ किसी भी राज्य का, तो आप क्या-क्या सोच सकते हो? तो बस वही उसने सोचा और एंड में आके जब वो जाता है, मतलब खालिद का किला जीतने के लिए, फ़तेह करने के लिए, नहीं कर पाता है यार, किस्मत ख़राब होती है किसी की। तो आप हिस्ट्री से भी देख सकते हो कि सबकी किस्मत में कुछ ना कुछ लिखा हुआ आता है। आपकी किस्मत में भी कुछ ना कुछ लिखा होगा। भाई का अगर आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बस पूरे दिल लगा के और मेहनत और शिद्दत लगा देना पूरी, तो वही करना। अदरवाइज़ गवर्नमेंट प्रिपरेशन मेहनत माँगता है और ये आप जितनी जल्दी बात समझ लोगे, उतना आपको बेहतर है। क्योंकि आप ये समझ लो 1-2 साल तक इसकी प्रिपरेशन करो, अगर आपसे बन पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई और सेक्टर में चले जाओ। तो ज़्यादा टाइम ख़राब करने का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ऐसा कर सकते हो कि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो, जब तक आपकी उम्र है। ठीक है? आते हैं टॉपिक के ऊपर। अब देखो बाबर का टॉपिक की मैं बात करूँ तो 1526 से 1530 तक इनका शासन रहता है। इनका जो वंश होता है वो चगताई तुर्क होता है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो इस वजह से मैंने आपको बताया है। और इनकी जो भाषा थी वो आपकी थी फ़ारसी। संस्थापक का पूरा नाम क्या है? जो बाबर का पूरा नाम है वो है ज़हीरुद्दीन बाबर, ठीक है? और इनके पिता का नाम है उमर शेख मिर्ज़ा, बाबर के पिता का नाम है। जन्म इनका कब होता है? 14 फरवरी 1483 में परगना के अंदर हुआ था और जो ट्रांसऑक्सियाना की रासत में था। माँ कौन थी? कुतलुग खानम, ये इनका पूरा नाम था इनकी माँ का, बाबर का। और अगर मैं इनके वंश की बात करूँ, तो पिता की तरफ से यानी कि तैमूर लंग का 5वां वंशज था आपका बाबर, ठीक है? तो तैमूर का ही वंशज कह सकते हो आपका बाबर को। भाई का अगर मैं बात करूँ माँ की तरफ से, चंगेज़ खां। चंगेज़ खां यानी कि उनकी बहन ही होगी, ज़ाहिर-सी बात है जब माँ की तरफ से होता है।
तो मंगोल का 14वां वंशज कह सकते हो। इसकी बात करूँ मैं प्रारंभिक संघर्ष एवं समरकंद अभियान की, तो 1494 में पिता की मृत्यु हो जाती है इनके, और उसके बाद मृत्यु के समय बाबर की आयु 11 वर्ष की थी। सोचो, इसके बाद जो इसका मतलब पोता कह सकते हो, लड़का तो नहीं, लड़का तो हुमायूं था, हुमायूं का लड़का जरूर इनका पोता बनेगा। तो वो जब आता है, वो 14 वर्ष की आयु में आपका गद्दी संभालने लगता है, 14 या 16 ऐसे ही कुछ था। लेकिन इनको 11 वर्ष की आयु में ही गद्दी पर बिठा दिया था, यानी कि मृत्यु के समय बाबर की आयु जो है ना, वो 11 वर्ष की थी लगभग। तो 11 वर्ष के आसपास के थे, और 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर विराजमान हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं और चलाने लगते हैं 11 वर्ष की गद्दी में। सोचो 11 वर्ष का यार बच्चा कितना ही बड़ा होगा, और उसमें क्या ही समझ विकसित हुई होगी, और इनको गद्दी चलाने के लिए दे दिया उस टाइम तक। ठीक है, तो सबकी अपनी मतलब तब नीतियां थी, तो आज की कुछ अलग है। समरकंद को जीतना था, और इसका उद्देश्य भाई का अगर मैं बात करूँ तो प्रथम प्रयास ने 1494 में किया, वो असफल रहते हैं समरकंद को जीतने के लिए। द्वितीय प्रयास इसने किया 1497 में, जीता, लेकिन शीघ्र ही समरकंद और फरगना दोनों इसके हाथ से निकल गए जीतने के बाद भी 1497 में। और ये देख लो 1494 में इसकी मतलब मृत्यु हो जाती है, और 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठने के बाद असफल रह जाता है। उसी टाइम ये मतलब बोल देता है कि हाँ 1494 पिता के मरने के बाद मेरे को फरगना जीतना है। तो खैर उसका वो अकेला लड़ने नहीं जाता, उसकी सेना जाती है, और सेना इतनी हार्ड होती है कि अच्छो अच्छो का पसीने छुड़ा दे, तो ऐसे करके सेना होती थी। फिर 1497 में जैसे तैसे करके जीत ही लेता है लगभग, और 3-4 साल बढ़ गया होगा। इसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो 1501 में सराय ए पोल का युद्ध होता है, और उज्बेक उज्बेक सरदार सहवानी खां से युद्ध करते हैं ये, जिसमें बाबर हार जाता है, और कुछ समय के लिए उसने समरकंद को जीतने का विचार भी छोड़ दिया था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अफगानिस्तान की ओर ये रुख कर लेता है, समरकंद को छोड़ जीत मतलब समरकंद जब जीत ही नहीं रहा तो फिर क्या ही करेगा। 2 मिनट के लिए आया फिर चला गया, वही समझ लो 2 मिनट की मैगी बन के तैयार हो जाती है, और फिर खा भी लेते हैं, फिर उसके बाद सारे खुशी गायब। वैसे इसका 2 मिनट की जीत के बाद फिर से इसके हाथ से वो छिन जाता है, और फिर ये दूसरी जगह चला जाता है। अफगानिस्तान की ओर रुख करने के बाद 1504 में इसने काबुल को जीता अफगानिस्तान के अंदर। 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की जब अफगान काबुल को जीतने के बाद। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो समरकंद पर पुनः अधिकार एवं भारत की ओर रुख करता है। फिर ये समरकंद पर अधिकार की बात करूं तो तृतीय प्रयास इस करता है, यानी कि तीसरा प्रयास करता है। सैबानी खां को इस्माइल खां ने परास्त किया। इस्माइल खां के साथ मिलकर बाबर ने 1511 में समरकंद पर पुनः अधिकार कर लिया, और काफी उम्र का हो जाता है 1511 में, आपको भी पता है 1494 में तो ये कितने का था, 11 वर्ष का था, तो हो जाता है काफी का। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या नाम है, कुल ए मलिक का युद्ध 1512 में, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा था कुछ भी छूटे ना, आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो सके इस वजह से। उज्बेद सरदार उबैदुल्ला वर्सेस बाबर हार जाता है, उबैदुल्ला जीत जाता है। इस हार के बाद बाबर ने समरकंद को जीतने का विचार हमेशा के लिए छोड़ दिया, मतलब किस्मत में ही नहीं था समरकंद, जीत ही नहीं पाया। भारत की तरफ रुख करने के लिए आता है, धन की प्राप्ति इसका कारण था, और उज्बेकों के आक्रमण से बचने के लिए भारत की ओर आता है। और भारत में आपको पता है राजा राजा का नहीं होता था, वो मतलब अपने ही राज्य में चोर चोर था, तो काफी ऐसा ही भी है कि घर का बेदी लंका ढाए, मतलब इधर राजा बैठे हुए हैं और इधर मंत्री जाते हैं इनके पास, बाबर के पास, कि ये ऐसे ऐसे करके रहते हैं, और मतलब बता दिया, इसने वैसी कमजोरी का फायदा उठा के इस पर आक्रमण कर दिया और मार दिया। ऐसा भी देखने को मिलता है आपको हिस्ट्री के अंदर। भाई का अगर मैं बात करूं तो बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति, पंजाब के अंदर जो शासन कर रहे थे वो दौलत खां लोधी, बंगाल के अंदर आपका नुसरत खां शासन कर रहे थे, दिल्ली के अंदर जो है वो इब्राहिम लोधी शासन कर रहे थे, वो मैंने आपको लोधी वंश पढ़ाया था पिछले टॉपिक में, आपको पता होगा। विजयनगर में कृष्णदेवराय शासन कर रहे थे, और मेवाड़ के अंदर राणा सांगा शासन कर रहे थे, और ये युद्ध भी करते हैं काफी लोगों से। भाई का अगर मैं बात करूँ तो इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, यानी कि तुजो के बाबरी जिसको हम बोलते हैं, मैं कृष्णदेव राय के समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसको बताया था, तो वो कृष्णदेव
राय को सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। पता नहीं क्यों, लेकिन बता दिया था। मर्जी थी, उसको मजा आ रहा था कि नहीं, जीत तो रहे हैं भारत को। बाबर के प्रारंभिक आक्रमण की बात करूं तो भारत पर आक्रमण करता है, प्रारंभ में आक्रमण, और 5 बार आक्रमण करता है ये बाबर ने भारत पर। 1519 से 1524 में 4 बार आक्रमण किया इसने। 1526 में 5वां आक्रमण पानीपत युद्ध के ऊपर करता है। तो 4 बार तो एक तरह से विफल रहता है, 5वीं बार सफल हो जाता है। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो प्रारंभिक की बात करूँ, 1519 में बजौर का आक्रमण करता है, भेरा का किला जीता इसने। और 1519 से 1520 में पेशावर पर आक्रमण करता है। 1520 में सियालकोट पर आक्रमण करता है। 1524 में लाहौर एवं दीपाल पर आक्रमण करता है, दीपालपुर पर। और 1526 में आपका सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन एग्जामिनर का, पानीपत पर आक्रमण करता है। पानीपत का प्रथम युद्ध आपको देखने को मिलेगा 21 अप्रैल 1526 को। एग्जैक्ट डेट मत याद रखो, 1526 भी याद रख रहे हो तब भी बहुत है। एग्जैक्ट डेट नहीं पूछी जाती है, यही पूछा जाता है कि कौन सी सन को आपका पानीपत का युद्ध हुआ था। तो 1526 टिक लगा के आगे बढ़ सकते हो। विरोधी की बात करूँ तो बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। ग्वालियर के शासक होते हैं और विक्रमजीत दोनों मारे जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसने उपाधि कलंदर की धारण की जैसे ही ये मतलब पानीपत का युद्ध जीत जाता है। जीत के बाद इसको तुगलुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। जो भी मतलब जीतने के कारण थे, इसने युद्ध के अंदर तुगलमा पद्धति का प्रयोग करता है, जिससे इब्राहिम लोदी डर जाता है और फिर मार दिया जाता है। और क्या, डर ही जाता है फिर, और क्या होता है, जब हार ही जाओ तो फिर क्या ही फर्क है बाकी का। इब्राहिम लोदी कम से कम ये तो है, डटा तो रहा। काफी ऐसे इतिहास में आपको राजा देखने को मिलेंगे जो मतलब सरेंडर कर देते हैं या फिर भाग जाते हैं वहां से छोड़ के कि लो तुम शासन कर लो भाई, तुम्हारे लिए ही शासन है। और शायद आपको ध्यान भी होगा, मैंने जब आपका दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कराया था तब मैंने किसी का जिक्र किया था जिसमें से वो मतलब भाग गया था कि भाई तुम कब्जा करो डायरेक्ट आके। तो सरेंडर कर दिया था एक तरह से, ऐसे कह सकते थे। जब वो क्या बोलते हैं, महमूद गजनवी आक्रमण करता है भारत के ऊपर, तब वहाँ पे जो दाहिर राजा था वो यही काम करता है। इसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो तोपखाने व बंदूक का संचालन इसमें देखने को मिलता है। और पानीपत में ये तीनों चीजें इसने यूज करी थी। तुगलमा पत्ती का यूज किया था, कुशल सेनापति थे इसके, और तोपखाने वगैरह चलाए थे। तो भाई सामने वाले की क्यों ना फटेगी। सीधा सीधा दिख रहा है बाबर इतना ज्यादा हालत खराब करने वाली चीजें लेके आ रहा है। तोप बताओ, सामने रख के तोप चला दी तो कितने सैनिक उड़ा देगी एक ही बार में। तो ऐसे सोच सकते हो। तो जीत गया बाबर इब्राहिम लोदी से। उसके बाद तोप का संचालन अली खां और साद अली ने किया। बंदूक का संचालन मुस्तफ़ा खां ने किया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बाबर के प्रमुख युद्ध की बात करूं तो कौन कौन से प्रमुख युद्ध हैं, 4 ही इंपॉर्टेंट है और इसके बाद तो इनकी डेथ हो जाती है। पहला है पानीपत का युद्ध, 1526 के अंदर होता है। खानवा का युद्ध 1527 में युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध 1528 में। और घाघरा के युद्ध आपको देखने को मिलेगा 1529 में। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो बाबर 1526 से 1530 तक आपका युद्ध करता है। और पहला युद्ध जो होता है वो खानवा का युद्ध होता है। 16 मार्च 1527 को ये युद्ध करता है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा, इससे पहले इसने कौन सा किया था, इससे पहले इसने किया था पानीपत का युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध था, ठीक है, 1526 का। जो दूसरा युद्ध इसने किया था वो किया था खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध किया था इसने 1527 में, ठीक है। आगरा से 40 किलोमीटर दूर था और वहीं पे इसने, और खानवे के युद्ध में सोचो, पहला युद्ध हार जाते हैं पानीपत का आपके भारतीय। तो दूसरा युद्ध जब होता है ना खानवा का युद्ध, तो उसमें देखो कितने लोग शामिल होते हैं बाबर को हराने के लिए। वो सोचते हैं कि अब तो ये बाबर जो है भारत पे कब्जा कर लेगा। तो अब सभी सभी मिलके करते हैं। पहले में नहीं मिले, मतलब पानीपत के युद्ध हुआ तो उसको अकेले ही लड़ने दिया और मरने दिया इब्राहिम लोदी। ये देख सकते हो, 2 ही लोग आए, एक इब्राहिम लोदी था, एक ग्वालियर का ग्वालियर के शासक विक्रमजीत थे, दोनों ही मारे गए थे। लेकिन जब ये देखते हैं कि स्थिति खराब हो रही है तो उसके बाद ये खानवा का युद्ध में शामिल होते हैं काफी लोग। बाबर और कितने लोगों के बीच, संयुक्त सेना के बीच। संयुक्त सेना में से कौन कौन था, बाबर की जीत हो जाती है लेकिन संयुक्त सेना में से आपके राणा सांगा थे जो कि घायल हो जाते हैं। महमूद लोदी थे। अब ये समझो कि हसन खां मेवाती थे, आलम खां थे, मेदिनी राय थे, इतने लोग बाबर को नहीं हरा पाए।
जाहिर सी बात है क्योंकि उसके पास तोपें थी, बंदूकें थी और सेनापति थे, बहुत ज़्यादा सैनिक थे। इस वजह से शायद नहीं हरा पाए, लेकिन इधर ये मिल जाते हैं, वहाँ नहीं मिलेगा जाके। ठीक है, तो ऐसा भी इसमें इतिहास में रहा है। बाद में इनको पता चलता है कि ज़्यादा मतलब घातक चीज़ें हो रही हैं, तभी ये सामने आ रहे हैं। अदरवाइज आपको खुद ही दिख रहा होगा कि पीछे क्या हुआ, दोनों ही मारे गए थे। इसमें कुछ घायल हो जाते हैं और किसी की मृत्यु कर दी जाती है और बाकी का सरेंडर कर देते हैं। तो बाबर जीत जाता है आपका खानवा का युद्ध, जो कि 27 में हुआ था। अगर मैं बात करूं, इन्होंने मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नागरा किस में दिया था, तो वो दिया था आपका खानवा का युद्ध में। ठीक है, गाजी की उपाधि इसके बाद धारण कर लेते हैं ये। और गाजी की उपाधि धारण करने के बाद चंदेरी का युद्ध आपको देखने को मिलेगा 29 जनवरी 1528 को देखने को मिलेगा। विरोधी कौन होता है, आपका बाबर और शेरशाह सूरी की एक तरफ होते हैं, और मेदिनी राय एक तरफ होते हैं, जिसमें से मेदिनी राय आपके हार जाते हैं। और इसके बाद आपको देखने को मिलता है घाघरा के युद्ध 1529 में, और 6 मई 1529 को देखने को मिलेगा। अब यह युद्ध जल और थल दोनों पर लड़ा गया था, आपका घाघरा के युद्ध। तो ये पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में काफी में क्वेश्चन आया है कि जल और थल पर लड़ा जाने वाला युद्ध घाघरा पहन के था, मतलब घाघरा का था। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बाबर जीत जाता है। अफगान का संयुक्त सेना नेतृत्व महमूद लोदी, शेरशाह सूरी और नुसरत शाह बंगाल का शासक रहते हैं। ये बचते हैं, घाघरा का युद्ध लड़ते हैं और नहीं जीत पाते, किस्मत ज़्यादा खराब रहती है। तो इसमें भी बाबर जीत जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बंगाल की बाबर की मृत्यु, दफनाना। फिर क्या है, इतने युद्ध जीतने के बाद ना इंसान एकदम मौज में आ जाता है। फिर वो कहता है अब यार बहुत जीत हासिल कर ली, अब बस मरने का प्लान बनाओ, दूसरा जन्म लेके देखेंगे। तो भाई मर जाते हैं, मृत्यु भी करवा देते हैं इनकी। 26 जनवरी 1530 में खुद से मरे, किसी ने मारा नहीं इनको। भाई का अगर मैं बात करूँ तो दफनाना, लेकिन इनकी जो किस्मत में था समरकंद हासिल करना, वो हासिल नहीं कर पाए। और इससे आपको ये चीज़ समझ सकते हो कि जिसको भी आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, मान के चलो कोई लड़की हो, महिला मित्र हो, कोई भी हो, या फिर जिससे भी आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, वो अगर छोड़ के चला जाए तो फिर कैसा दुख लगता है। और उसको पाने के लिए आप इस हद तक चला जाओ, इस हद तक चला जाओ कि कोई सोच भी ना सके, तो ना मिल पाए वो आपके हाथ में, तो क्या ही मतलब अफसोस होगा। सेम इसका ऐसा ही सीन था। समरकंद इसने कितने बार बोला कि मैं इसको कब्जा कर लूंगा, इसको जीत लूंगा। जीता इसने, थोड़े दिन के लिए रहा भी, लेकिन नहीं ले पाए। वापस आके कोई भी शक्तियां थी उनको मतलब जो छोड़ के जाना ही पड़ा समरकंद, और समरकंद नहीं जीत पाए, लेकिन इन्होंने भारत पर वर्चस्व लहरा दिया। भाई का किस्मत में नहीं था समरकंद और ना मिल पाया। बाबर की मृत्यु की बात करूं तो फिर दफनाना, इस वजह से कह रहा हूँ किसी की चीज के पीछे बिल्कुल मत भागो। अगर आपको वो नहीं मिल रही है ना, तो उसको छोड़ दो, जैसा है वैसा छोड़ दो, किसी और जगह पे चले जाओ, आपको वहाँ अच्छा कुछ मिल जाएगा। इसमें देख सकते हो, अगर वो लगा रहता समरकंद के पीछे तो क्या ही हासिल होता। अगर वो भारत आ गया, तब जाके उसने इतनी जीत हासिल की, इतना ज़्यादा साम्राज्य उसने फैला लिया। वो किस वजह से, क्योंकि उसने समरकंद को छोड़ दिया था, यानी कि बिल्कुल जीतने का सपना ही छोड़ दिया था, और उसका छोड़ना ही ये काम कर गया। और भारत में इसने देखो कितना साम्राज्य फैला दिया। इस वजह से मुगल कितने साल तक शासन करके गए, सोचो आप, 1500 से 1857 तक शासन करके गए, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इसी वजह से कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ के पीछे बिल्कुल मत भागो। अगर वो आपके हाथ में नहीं है तो वो नहीं मिलेगी, आप कितना भी कोशिश कर लो। मान के चलो आपकी खुशी के लिए 5-10 मिनट आ भी जाएगी, तो 5-10 मिनट के लिए आप उसको क्या ही कर लोगे उससे। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, किसी की चीज़, कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं मिल रही है और आप मेहनत करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो, लेकिन फिर भी हासिल नहीं हो रही है, भाई दूसरी तरफ रुख मोड़ लो। ये बहुत बेहतर ऑप्शन है, आपको वहाँ से ज़्यादा कहीं और कुछ अच्छा करने को मिल जाएगा। तो ये मेरा एक थोड़ा बहुत सजेशन था आपके लिए। भाई का अगर मैं बात करूँ तो बाबर की मृत्यु दफनाना 26 जनवरी 1530 में हो जाती है। और इसको दफनाया कहाँ जाता है, मृत्यु के बाद इसे नूरे अफगान आरामबाग आगरा में दफनाया जाता है। लेकिन नहीं, उसको मतलब वहाँ पे आराम मिलता है। तो लेकिन बाद में बाबर की इच्छा के अनुसार इसे काबुल में दफनाया जाता है। और काबुल में तो ये जीत हासिल करके ही रहा था। समरकंद चाहे बेशक नहीं जीता हो, लेकिन फिर भी देख सकते हो, इतना ज़्यादा शक्तिशाली होने के बाद भी समरकंद नहीं हासिल कर पाया। भाई का उसकी इच्छा, वो भी ख्वाहिश की ख्वाहिश ही रह गई, ख्वाहिश ही नहीं पूरी हो पाई। तो भाई का
एक ही बात बोलना चाहूँगा, जो चीज़ आपको नहीं ज़्यादा समझ में आ रही हो और आप लगे ही पड़े हो कि नहीं मैं लेके रहूँगा, मैं लेके रहूँगा, मैं हर बार लेके रहूँगा, ये जिद मत पाल के रखो, आपको उससे बेहतर कहीं ऑप्शन मिल सकता है। तो ट्राई करते रहो, क्या पता वो चीज़ आपके लिए ना बनी हो और आपको बाद में रिग्रेट फ़ील हो कि यार ठीक था वो ना ही करता तो बढ़िया था। और बाबर की आत्मकथा कथा की बात करूँ तो बाबरनामा तुझ के बाबरी और भाषा थी तुर्की भाषा और इसी के बाद ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है और इसके बाहर क्वेश्चन आना नामुमकिन है, ठीक है? तो बाबर की किस्मत में तो था नहीं समरकंद, तो आपकी किस्मत में तो गवर्नमेंट है ना, बस मेहनत करते रहना। और अगर आपको लगे जहाँ भी इतनी मेहनत और इतना प्रयास करने के बाद भी आप गवर्नमेंट में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, बहुत ऑप्शन है यार। इंडिया के अंदर किसी में भी चले जाओगे ना तब भी आप कहीं ना कहीं बढ़िया से बढ़िया कर जाओगे, ठीक है? तो यही मेरी एक राय थी। इसी हिस्ट्री से थोड़ा बहुत आप सीख सकते हो। अब बताओ वो अगर ऊपर मैंने जो पढ़ाया है, अगर वो उसी में लगा रहता कि समरकंद को जीतना ही है, कि मतलब जीतना ही है, तो क्या आज वो इतना बड़ा शासक होता? क्या हम उसको पढ़ रहे होते कि बाबर ने ये जीता, घाघरा का युद्ध लड़ा पानी के ऊपर और न जाने क्या क्या? नहीं पढ़ रहे होते ना। तो कुछ चीज़ जो नहीं आती ना हाथ, उनको छोड़ देना चाहिए, उन्हीं हालात के ऊपर कुछ और कर लेना चाहिए। तो बस यही सजेशन था भाई का। आप किस में एक्सपर्ट हो, क्या अच्छा लगता है और क्या आपको सच में पढ़ना अच्छा लगता है और क्या आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे? और अगर आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे तो मेहनत करने में कमी मत करना, कोई भी चीज़ रही हो फुल ऑफ एफर्ट लगा देना। सोचो 11 साल की गद्दी में बैठा था और परगना को जीतने के उम्मीद से, सॉरी, समरकंद को जीतने की उम्मीद अगर पूरे टाइम करता रहता तो आज वो डिप्रेशन में जा रहा होता। जैसे कि आज के स्टूडेंट्स आपको पता है जंतर मंतर पर डिप्रेशन कर रहे हैं क्योंकि 1 महीना हो गया कोई भी सुनने वाला नहीं है, तो वैसा ही समझ सकते हो। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी आपके नसीब में नहीं है वो नहीं मिलेगा और नसीब से बड़ा कुछ नहीं होता यार। ये सब नसीब की बात है और मानना चाहिए इसको कभी कभी। भाई का मेहनत अलग चीज़ है और नसीब अलग चीज़ है। तो आशा करता हूँ जो भी आप पढ़ रहे होगे टॉपिक, उसको रिवाइज कर पा रहे होगे और टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना, क्योंकि रिवाइज के बगैर आपका वीडियो देखना ना देखना एक ही बात है। आप अभी तक तो रिवाइज करने के बगैर करे 2-3 दिन तक इसको याद कर लोगे। मेन टॉपिक है आपका रिवाइज, तो ईमानदारी से याद करते रहना और जब आप पेपर देखोगे ना तो आप एकदम बना पा रहे होगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। जब आप पेपर देने जाना तब बताना कि मैंने ये क्वेश्चन किया था और इसमें से नहीं आया। मैं लिख के दे रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस लेवल का मैंने कंटेंट कराया है ना, सारा प्रीवियस ईयर उठाया है और जो भी एग्जामिनर बनाते हैं वो प्रीवियस ईयर को देख के ही आपका जो भी पेपर है वो सेट करते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और उम्मीद है आप भी एक के पीछे नहीं भागोगे। अगर वो छोड़ के जा रही है तो फिर जाने दो, उससे अच्छी कहीं बेहतर आपका इंतज़ार कर रही होगी। तो ये बात उसके लिए नहीं थी, ये बात सबके लिए अप्लाई होती है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो। बाय बाय गाइस।